हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं पेस्ट कंट्रोल बिजनेस में आने वाले डाउनफॉल की। डाउनफॉल से मतलब ये है कि हर साल जैसे बहुत सारे नई नई कंपनियां पेस्ट कंट्रोल की बनती हैं और नए बिजनेस में लोग उतरते हैं, उसी तरीके से एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि पेस्ट कंट्रोल कंपनियां जितनी जल्दी खुलती हैं उतनी जल्दी बंद भी हो जाती हैं। क्या कोई बिजनेस बंद हो सकता है? तो ये एक कड़वी सच्चाई है कि हाँ, हो सकता है। और यदि ये इतने सारे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं तो आपका ज़रूर ये क्वेश्चन होगा कि ऐसे मॉडल्स के बिजनेस जो बंद हो रहे हैं, लोग उनको करते ही क्यों हैं। देखिए, हर बिजनेस की अपनी अपनी प्लस और माइनस होती हैं और हर बिजनेस के जो हैं डाउनफॉल आने के या उसके बंद होने के बहुत सारे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। तो आज बेसिकली हम चर्चा इसी बात पे करेंगे कि जो बिजनेसेस बंद हो रहे हैं पेस्ट कंट्रोल के, वो क्यों हो रहे हैं और उनको कैसे बचाया जा सकता है बंद होने से, या उनको कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, या फिर जो है बंद यदि करना ही पड़ रहा है तो बंद करते समय कम से कम घाटा लगे, कम से कम नुकसान हो बंद करते समय, वाइंड अप जब आप कर रहे हैं। वाइंड अप करने के बहुत सारे रीजंस, जैसा कि मैंने कहा, हो सकते हैं। किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी के पास समय का अभाव हो सकता है, किसी को जो है जितना प्रॉफिट चाहिए था उतना नहीं हो रहा है, या फिर और बहुत सारे रीजंस भी उनके पर्सनल लेवल पे हो सकते हैं जिसकी वजह से वो उसको बंद कर रहे हैं। तो बंद होती हैं कंपनियां, हर सेगमेंट में होती हैं, हर बिजनेस में होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बिजनेस जो भी लोग ओपन करते हैं वो सभी सफल होते हैं। कुछ लोग असफल भी हो जाते हैं। और जहां सफलता और असफलता की बात है, हमारा करने का तरीका कैसा रहा, हमारी नॉलेज कैसी रही और उसके पीछे क्या हालात रहे होंगे। क्योंकि कोई भी आदमी जब अपने पूंजी लगाता है, साल 2 साल का समय भी लगाता है, तो बंद करने के लिए कभी भी कोई बिजनेस को खोलता नहीं है या ओपन नहीं करता है। वो इसी उद्देश्य के साथ आता है कि वो उसमें कामयाब होगा और आगे बढ़ेगा। तो जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, तो एक पॉजिटिविटी दिमाग में रहती है। और जब पॉजिटिव आप होते हैं तो नए एक्सपेंशन के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। विशेषकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस कर रहे हैं, करने वाले हैं, या उनके बिजनेस में समस्याएं आ रही हैं और वो अब बंदी की कगार पे जा रहे हैं, या बंद करने वाले हैं, या बंद करने की स्थिति उत्पन्न हो गई हैं। तो जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं या जिनके भविष्य में ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं, वो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और साथ में मेरा अनुरोध उन लोगों से भी है कि जो इस बिज़नेस में हैं, भगवान ना करे कि कल ऐसी स्थिति उनके साथ आ जाए, तो जो कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखें ताकि भविष्य में होने वाले नुकसान से आप बच सकें। तो ये एक बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं उन सब चीज़ों की कि पेस्ट कंट्रोल बिजनेस आखिर बंद क्यों हो रहे हैं। जबकि पिछले 2 साल में लॉकडाउन जब रहा है तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छी अर्निंग्स इस बिज़नेस में की हैं, बुलंदियां छुई हैं, लेकिन वहीं कुछ लोगों की कमर भी लॉकडाउन ने तोड़ दी है। उनके पास बिल्कुल कोई काम नहीं रहा, क्योंकि जब पब्लिक घर से बाहर ही नहीं निकल रही है, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो पेस्ट कंट्रोल की ज़रूरत लोगों को कम पड़ रही है। जैसे होटल बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं, बैंक्वेट हॉल बंद हैं, तो उन लोगों के पास काम नहीं है जो उन पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास उसका बहुतायत में काम था। किसी के पास 10 बैंक्वेट हॉल थे, किसी के पास 10 होटल थे, किसी के पास 20-30 रेस्टोरेंट थे। और ये एएमसी के रूप में चलते हैं, इनकी फ्रीक्वेंट सर्विस होती हैं, एक फ़िक्स टाइम लिमिट होती है और पैसा भी अच्छा मिलता है। तो जब तक ये सारी चीज़ें नॉर्मल अवस्था में चल रही थी तो इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो ग्रो कर रही थी, और जो छोटे कंपनी जिन्होंने नया काम शुरू किया था उनको भी ठीक ठाक बिजनेस मिल रहा था। लेकिन
ये लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद रही और इसकी वजह से जो है एक बहुत बड़ा सेगमेंट लॉस में जाना शुरू हो गया, क्योंकि केवल जो है घर की एएमसी करके, मच्छर मक्खी के घरों में ट्रीटमेंट करके या कॉकरोच भगा करके ही केवल पेस्ट कंट्रोल में जीवित नहीं रहा जा सकता है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं साथ में लेकर के चलने पड़ते हैं। तो एक तो बेसिक रीज़न ये रहा कि लोगों के पास बिजनेस ना होने की वजह से और वो मूव कर गए। दूसरा ये है कि अभी भी जो है हालात सुधरे नहीं हैं और कभी भी जो है वो खतरा मंडराता रहता है। तो कोई सर्विस स्टार्ट हो रही है, कोई नहीं हो रही है, कुछ रेस्टोरेंट ही बंद हो गए, कुछ बैंक्वेट हॉल बंद हो गए, कुछ होटल्स की कंडीशन ऐसी हैं जो बंद होने के कगार पे हैं या बंद हो गए हैं। तो जो लोग वहाँ सर्विसेज दे रहे थे उन लोगों के भी काम टूटे हैं। ये एक बड़ा रीज़न है इस इंडस्ट्री में जो पिछले 2 साल में देखने को हमें मिला है। अब बात करते हैं कि यदि कोई और वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, समय ना देने की वजह से या मैन पावर की प्रॉब्लम्स आने की वजह से बंद हो रहे हैं, या लाइसेंस ना होने की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें बंद हुई हैं। जिन लोगों के पास लाइसेंसेस थे उन्होंने लॉकडाउन में भी काफ़ी कुछ जो है वो काम किए हैं, लेकिन जिनके पास लाइसेंस ही नहीं थे उनको तो लॉकडाउन में किसी को यहाँ से वहाँ जाने ही नहीं दिए, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। अब बात करते हैं कि इन नुकसानों से बचा कैसे जाए। देखिए, जब आप कोई चीज़ वाइंड अप करते हैं तो आपको नुकसान लगते कैसे हैं। सपोज कीजिए कि आप कोई कंपनी चला रहे हैं और आपने जो है रोडा बॉक्स खरीदे हुए। रोडा बॉक्स जो है आम तौर पे जो है बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट या फिर होटल्स वगैरह में उनकी ज़रूरत पड़ती है और वहाँ हम रोडा बॉक्स इंस्टॉल करते हैं, साथ में हम जो है वहाँ पेड चेंज करते रहते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तकरीबन 200 वीडियो मेरे चैनल के ऊपर जो है लगभग पेस्ट कंट्रोल की अपलोडेड हैं। अगर आप उन्हें देखेंगे तो मैंने बार बार जो है ना पेस्ट कंट्रोल वालों को ये अपील की है कि आप कोशिश ये करें कि रोडा बॉक्स जो है कंपनी की तरफ से इंस्टॉल ना करके सामने वाले को जो है वो एग्री करें कि रोडा बॉक्स हम आपके यहाँ एक्चुअल कॉस्ट पे जो है वो इंस्टॉल कर देंगे, जिसकी कीमत आपको देनी होगी, और फिर हम उसमें जब भी सर्विस करेंगे आपको एक पैड चेंज कर देंगे यदि रिक्वायरमेंट है, और नहीं है तो हम उसको चेक कर लेंगे कि अभी ये चलने लायक है। तो जितनी पैड्स चेंज होंगी हम केवल पैड्स का चेंज का जो है चार्जेज लेंगे, जो भी 20 रुपये 25 रुपये बैठेगी, और हम आपसे जो है वो बार बार रोडा बॉक्स की कॉस्ट नहीं करेंगे। तो ये एक लायबिलिटी होती है। आज आपने जो है किसी होटल के सर्विस या एएमसी साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए लिया, और वहाँ आपने जो है 20 या 30 रोडा बॉक्स इंस्टॉल किए, तो एक रोडा बॉक्स जो है 200-250 रुपये की कॉस्ट मिनिमम ले लेता है जब आप उसे इंस्टॉल करने जाते हैं। तो 2 साल के बाद वो रोडा बॉक्स जो है दूसरी जगह कहीं आप शिफ्ट करते हैं, और जब तक वो दूसरी सर्विस आपको इस तरीके की नहीं मिलती है जहाँ रोडा बॉक्स की ज़रूरत है, तो वो आपके पास एज ए एसेट रखना होता है। ऐसे ही करके आपने 4-6 साल जो है वो सर्विस पकड़ी और बहुत सारी सर्विसेज आपने जोड़ी, और 2-3 हज़ार इक्विपमेंट आपके पास रोडा बॉक्स के हो गए। हालांकि धीरे धीरे करके आप उसकी कॉस्ट रिकवर करते हैं सर्विस से। हो सकता है कि 1 साल की जिसके यहाँ इंस्टॉलेशन है तो 1 साल में आप उस रोडा बॉक्स की कॉस्ट को ले लें, लेकिन उसकी लाइफ तो अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब यदि आपको 2 या 3 साल के बाद कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा और आपके पास 2000 रोडा बॉक्स हैं, तो जो आपने 200-250 रुपये की कॉस्ट से लिए थे, जब उनकी डेप्रीशिएशन कॉस्ट निकालते हैं तो 4 साल 5 साल मान करके जो है आप कॉस्ट चार्ज करते हैं, क्योंकि एकदम से पूरी कॉस्ट तो देने के लिए सामने वाला तैयार होगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको जो है वो कॉस्ट को डिवाइड करना होता है। और अभी तो आपकी कंपनी को 3 ही साल हुए थे, 2 साल तो बचे हुए। तो यदि आप सोचें कि ये रोडा बॉक्स जो है मैं किसी को बेच दूँ और 50 रुपये 100 रुपये का ये चला जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। कोई भी नई कंपनी जो है आपसे पुराना रोडा बॉक्स नहीं लेती, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाले की हालत क्या हो गई है। और यदि आप उसको भंगार में देते हैं तो 5 रुपये 7 रुपये से ज़्यादा जो है वो तोल में जाएगा भी नहीं।
कुछ लोग प्लास्टिक के रोड़ा बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, वो तो 1-2 रुपये में ही जाएगा। तो ये एक जो है बहुत बड़ा लॉस आपका होता है। यदि आपने जो है सामने वाले को इंस्टॉल करवाए होते और आपने केवल सर्विसेज दी होती, तो एक तो आपकी कंपनी के ऊपर जो है उनको परचेज करने का बर्डन नहीं आता, आपकी कॉस्ट सेविंग होती और कम पैसे में आप जो है अपनी कंपनी को सक्षम होते चलाने में, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती। लेकिन आपने जो है वो सर्विस प्राप्त करने के चक्कर में एक लायबिलिटी को धारण किया हुआ है। तो ऐसे बिजनेसेस में कम से कम जो है लायबिलिटीज़ को धारण करें। आप ऑफिस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें जब भी आप कोई नया पेस्ट कंट्रोल का काम शुरू करते हैं, क्योंकि आपके यहाँ फुटफॉल बहुत कम होता है। फुटफॉल से मतलब ये है कि जैसे आप मॉल में देखते हैं तो मॉल में लगभग 40% जगह जो है वो पीपल के लिए छोड़ी जाती है, क्योंकि वहाँ गैदरिंग बहुत होती है। आपके ऑफिस में जो है आपका अपना खुद का स्टाफ या फिर आप खुद और कोई 1-2 आदमी वो जो बहुत ही आपका करीबी है वो आता है। इसके अलावा आपके यहाँ जो है कोई भी विजिटर्स जो है विजिट करने ये देखने ये नहीं आता कि आपका ऑफिस कितना बड़ा है, और आ भी जाए तो वो एक साधारण ऑफिस आप रखिए, 2 से 3 कमरे का बहुत है, और उसी हिसाब से आप अपना सेटअप रखिए। क्योंकि जिसके यहाँ भी आपने मीटिंग करनी है, मीटिंग सामने वाले के ऑफिस में आपको करनी है, उसके यहाँ आप जो है जब विजिट पे जाएंगे ये देखने की कितना बड़ा एरिया है, उसका आप प्री इंस्पेक्शन करेंगे तो आपकी मीटिंग वहीं हो जाएगी। तो आपको बहुत बड़े ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, बहुत डेकोरेटेड ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल साधारण खर्चे पे चलने वाला ऑफिस सफिशिएंट होता है। आपकी जो कॉस्टिंग है, बेसिक कॉस्टिंग आप लगाइए अपने केमिकल्स पे, कि जो केमिकल्स आप देंगे सर्विस के दौरान वो अच्छी क्वालिटी के हों, उनसे रिजल्ट अच्छे आएंगे तो आपका क्लाइंटेज बढ़ेगा, ऑफिस देख करके नहीं बढ़ेगा। दूसरा, आप जो है ब्रांड प्रमोशन जो करते हैं, ब्रांड प्रमोशन के इफ़ेक्टिव तरीके जो हैं आप वो प्रयोग करें। अगली वीडियो में हम लोग जो हैं वो ब्रांड प्रमोशन कब और कैसे और किन चीज़ों के द्वारा करना चाहिए उस पर एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हमने जिक्र किया तो हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप अपने जो इक्विपमेंट हैं वो लिमिटेड रखें, पंप अच्छी क्वालिटी के रखें, और भी जो यूनिफॉर्म वगैरह हैं आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन स्टार्टिंग में उस पर ना करें। जब आपकी कंपनी चल जाती है, आपके पास एक श्योर बिजनेस आ जाता है, आप प्रॉफिट अर्न करने लगते हैं, तो तब आप उसको जो है बढ़ा सकते हैं। इनिशियल स्टेज में मैं यही कहूँगा कि कम से कम खर्चा करके आप सर्विस पे फोकस कीजिए कि आप बिजनेस को कितना बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आप केवल जो है जिस एरिया में आप लोकली हैं पहले उस पे अपनी पकड़ बनाइए। ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है तब बढ़ाइए जब आपके पास जो है सर्वाइवल के लिए बिजनेस आ जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि हमने जो है एक जगह ऑफिस खोला और उसके 500 किलोमीटर की रेडियस में आपने सर्विस पकड़ना स्टार्ट कर लिया। इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि आपको छोटी सर्विसेज मिलती हैं, 500 रुपये की, 1000 रुपये की, 2000 रुपये की, मैक्सिमम 5 से 10,000 रुपये की। तो 250-300 किलोमीटर रन करते हैं और 250-300 किलोमीटर जा कर के आप वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं, तो वहाँ आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, स्टाफ के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो पहले आप जहाँ हैं वहीं मजबूती से जो है उस काम को खड़ा कीजिए, ताकि आपके पास जो है सर्वाइवल के लिए पैसा आना शुरू हो जाए, आपकी एक साइकिल बन जाए। स्टार्टिंग में आप कोशिश कीजिए कि मार्केटिंग के लिए खुद भी जो है बाज़ार में जाएं, केवल जो है वो भरोसे पे ना रहें कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो सक्षम हैं और कर ले जाएंगे। एम्प्लॉय के साथ में कोशिश करें कि आप 1-2 मीटिंग खुद भी अटेंड करें। आप जाएंगे तो आपका प्रभाव कुछ अलग पड़ेगा। दूसरा, जो आपका स्टाफ है उसको बीच बीच में जो है वो मीटिंग्स करें, उनकी ट्रेनिंग जो है एग्जीक्यूट करते रहें और उनसे पूछें कि फील्ड में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय डर के मारे जो है मालिक को बता नहीं पाता है कि किस वजह से बिजनेस नहीं आ रहा है, और मालिक जो है वो क्रोध में आकर के उस जो काम करने वाला अच्छा एम्प्लॉय है
उसको भी कई बार जो है वो ये सोच के निकाल देता है कि ये काम ठीक से नहीं कर रहा है, जबकि उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको सही या तो ज्ञान नहीं है या सही जगह जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है बिजनेस के लिए। उसको यही नहीं लग पा रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करे, किस पार्टी से शुरू करे, किससे मिले वो, या किन लोगों से बिजनेस आ सकता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये अगर आपको जो है एग्जीक्यूट करेंगे तो शायद बंद करने की नौबत नहीं आएगी। और यदि फिर भी बंद करना पड़ रहा है तो आप एकदम से जो है उसको शट डाउन ना करें, 4-6 महीने पहले ही प्लानिंग करनी शुरू कर दें। और जैसा कि मैंने बताया कि जो आपके रोड़ा बॉक्स वगैरह हैं उनको इधर उधर जो है रीशफल करें, और रीशफलिंग में जो है कॉस्ट सामने से जो है उसकी लेने की कोशिश करें। अगर आपका 250 रुपये का भी है एक रोड़ा बॉक्स और आप उसको जो है कहीं 150 रुपये में, 200 रुपये में सामने वाले के खर्चे पे इंस्टॉल कर देते हैं सेकंड हैंड क्वालिटी को भी, और फिर आप उसको जो है सर्विस देना शुरू करते हैं, तो एक तो आपकी ओवरहेड कॉस्ट बच जाएगी, आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो है इस 4-6 महीने के दौरान में आपको हो सकता है कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जो आपको टेक ओवर कर ले। तो चला चलाया बिजनेस जब किसी को मिलता है तो वो उसको लेने के लिए ज़्यादा कोशिश करता है, आपको दाम भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। यदि आपको जो है एकदम से अचानक बंद ही करना पड़ गया तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। दूसरा, जिनकी आपने एएमसी की हुई हैं वो हकदार हैं एग्रीमेंट के मुताबिक कि जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है वो सर्विसेज आपको देनी पड़ेंगी, या फिर उनको जो है किसी भी तरीके से एग्री करके वो कॉन्ट्रैक्ट आपको रद्द करने पड़ेंगे और बचे हुए समय के पैसे आपको उनको लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि एएमसी का पैसा आप एडवांस में लेते हैं। तो बीच में आप इसको तरीके से जो है वो सर्विस ना छोड़ें, क्योंकि अगर कोई लीगल एक्शन बन जाता है तो वो भी ज़्यादा नुकसानदायक आपके लिए हो सकता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी, इनको अगर आप ध्यान में रखेंगे और प्रॉपर नॉलेज आप गेन करते रहेंगे तो आपको ये समस्या नहीं आएगी कि आपको बंद करना पड़े। रही बात ज्ञान की, केवल जो है यूट्यूब देख करके या यूट्यूब पे जो यूट्यूबर्स आते हैं और वो बड़े लंबे चौड़े जो प्रॉफिट आपको बताते हैं, इनसे देख करके और प्रभावित होकर के जो है वो काम खोले की ज़रूरत नहीं है। पहले आप खुद का मन बनाइए, खुद की नॉलेज गेन कीजिए। जब तक जो है ओनर को इस बिज़नेस के बारे में ज्ञान नहीं होगा, इस बिज़नेस को चलाना बहुत ही कठिन होगा। इतना आसान यदि होता कि यूट्यूब पे जो है वो वीडियो देख करके और सारे बिजनेस चल जाते और सारे लोग सफल होते, तो आज पूरा हिंदुस्तान जो है वो एक सुपर पावर बन चुका होता। कहीं ना कहीं जो है हम लोग प्रभावित होकर के यूट्यूब से बिजनेस में तो आ जाते हैं, लेकिन बिजनेस शुरू कैसे करना है, उसको कैसे सस्टेन करना है, और यदि बंद करना पड़े तो कैसे करना है, वो जानकारियां हमारे पास ना होने की वजह से हम लोग जो है चीज़ों में उलझ जाते हैं। कई बार जो है हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ का ही पता नहीं होता, कई बार हमें यही नहीं पता होता है कि हमें कौन कौन सी फाइलें जो हैं वो बना के तैयार करके रखनी है, उनकी भविष्य में क्या इम्पोर्टेंस है, और हमको सरकार को क्या टैक्स देना है, क्या बेनिफिट्स लेने हैं, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। तो इन चीज़ों के लिए जो है आप एक तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। जो पुरानी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं, यदि आप नए हैं तो उन वीडियोस को भी एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देखें। साथ में जो नई वीडियोस आती रहेंगी तो सब्सक्राइबर के साथ में जो घंटी वाला निशान है उस घंटी वाले निशान को दबा दीजिए, आप तक जो है नई अपलोडेड वीडियो भी टाइमली पहुंचना शुरू हो जाएंगी। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।